हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जस्ट पढ़ ले यूट्यूब चैनल में। एंड माय नेम इज आरुषि मल्होत्रा और आज के सेशन में हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स, राइट। चलिए, तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि व्हाट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये तो आप अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द स्टूडेंट्स कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक पॉलिनोमियल्स समझ नहीं आएंगे। तो चलिए, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही फन, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है और उसको एक वीडियो की हेल्प से मैं समझाना चाहती हूँ। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स गो। Let's learn what is an algebraic expression through a very simple example. हमारे पास क्या है, इस बोल में बहुत सारे बीड्स हैं as you can see. So हम मान लेते हैं कि ये ब्लू वाले जो बीड्स हैं ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकते। और ये जो व्हाइट वाले बीड्स हैं इनको वेरिएबल्स मान लेते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। बिकॉज एज यू नो कि व्हाइट कलर के बीड्स को हम पेंट करके किसी भी कलर का बना सकते हैं। सो ब्लू कलर बीड्स आर constants and white color beads are variables. Okay, so हमने ये मान लिया है और ये हमारे पास एक string है, एक thread है। तो आप जानते हैं कि beads को जब मैं इस thread में डालूंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस बन जाएगा, यानी कि एक माला बन जाएगी, राइट। चलिए, तो फटाफट से एक बहुत ही सुंदर सी माला बना लेते हैं। So now you can see कि हमारे पास एक कितनी प्रिटी सी ब्यूटीफुल सी माला बन गई है। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एग्जांपल कैसे हुआ, इमेजिन कराओ। हमने अभी बोला कि ये ब्लू कलर के बीड्स हमारे कांस्टेंट्स हैं और व्हाइट कलर के बीड्स हमारे वेरिएबल्स हैं, और ये जो स्ट्रिंग है हमारी ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। सो यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमने इन बीड्स को कंबाइन किया, यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन किया, तो जो एंड रिजल्ट बना वो क्या बना, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना। सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एकदम इस माला की तरह, राइट। चलिए, तो आपने वो वीडियो देख ली है और आपको समझ आ गया है कि व्हाट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, यहां पर एक वेरिएबल है x, राइट। यहां पर वेरिएबल है x, 2 इज अ कांस्टेंट एंड x को और 2x स्क्वायर को जोड़ने का काम कर रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो दिस बिकम्स एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल राइट, क्लियर है ना। सिमिलरली अगर आप देखना चाहें 1 + x + 4y, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहां पर भी वेरिएबल्स है हमारे पास x एंड y। x एंड y आर वेरिएबल्स बिकॉज वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं बाय अल्फाबेट्स x, y, z, और कांस्टेंट्स वो क्वांटिटीज होती हैं जो फिक्स्ड रहती हैं, यानी कि हमारे रियल नंबर्स 1, 2, 3, 0, -1, -2, 2/3, √2, √3, है ना। ये सारे के सारे क्या है, फिक्स्ड है, दे डू नॉट चेंज, दे आर कांस्टेंट्स। सो a combination of variables, constants and mathematical operation is known as an algebraic expression. Okay, so ये सारे different examples हैं of algebraic expression. Okay, अब बात करते हैं what is a polynomial, जो हमारा मेन चैप्टर है आज का, कि polynomials क्या होते हैं। सो बच्चे, polynomials भी एक टाइप के algebraic expression ही होते हैं। This is also a type of algebraic expression. A type of algebraic expression where the power of variable is a non-negative integer. Power of the variable is a non-negative integer.
अब नॉन नेगेटिव इंटीजर आप जानते हैं जैसे कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? होल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि पॉलिनोमियल्स ऐसे टाइप की अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पर वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करना चाहें जैसे कि x² + 2x + 3, ये क्या है? ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारे पास। सो दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लेकिन ये एक पॉलिनोमियल भी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो वेरिएबल की पावर है यानी कि x की जो पावर है वो यहां पर 2 है, यहां पर x की पावर जो है वो 1 है, और अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर जो x की पावर है वो है 0, क्योंकि यहां पर मैं इसे लिख सकती हूं x raised to power 0, बिकॉज आप जानते हैं एनी नंबर raised to power 0 is 1, लेकिन हमारा बेस जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 raised to power 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। 0 raised to power 0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को, है ना? सो यानी कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि वो होल नंबर है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या बन गया? एक पॉलिनोमियल बन गया। क्लियर है, समझ आया? सो यहां पर जो हमने अभी तक एग्जाम्पल्स लिए थे, आप क्या देख सकते हैं कि ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और यहां पर वेरिएबल की जो पावर है, आप देखिए यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 2 है, तो यानी कि यहां पर जो भी वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है। सो इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल भी बन गया, लेकिन आप यहां पर देखिए ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, बिकॉज यहां पर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप यहां पर क्या देख सकते हैं कि यहां पर वेरिएबल जो है हमारा y, उसकी पावर तो 1 है, लेकिन यहां पर जो हमारा वेरिएबल है दिस कैन बी रिटन एज x raised to power -1। हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि एनी नंबर जिसकी पावर, बेस हमारा कुछ भी हो, अगर पावर हमारी नेगेटिव है तो बेस का हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर हमेशा हमारी पॉजिटिव हो जाती है। सो यानी कि आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप x raised to power -1 लिख सकते हैं। सो आप क्या देख सकते हैं कि यहां पर वेरिएबल की पावर -1 है, विच इज नॉट अ होल नंबर। ये हमारा होल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ होल नंबर। सो इसीलिए ये जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा। सो यहां से आप क्या एक चीज नोट कर सकते हैं कि हमारे पास ऑल द पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। आप कोई भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल लीजिए, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप नोट कर सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expressions, right? But all algebraic expressions may not be polynomials, right? आपने यहां पर देखा कि जरूरी नहीं है कि सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनोमियल्स बने। हमारे पास ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था जो कि पॉलिनोमियल भी है, लेकिन हमारे पास ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। सो ऑल द पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, बट ऑल द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस मे नॉट बी पॉलिनोमियल्स। क्लियर? सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आपको डिफरेंस क्लियर हुआ, व्हाट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, राइट? अब बात करते हैं, हमारे पास आ जाती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, सो अगर मान लो मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है और मैं आपसे डिग्री पूछ रही हूं, इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछ रही हूं। तो डिग्री का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। सो यहां पर हमारे पास x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 0 है, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज 3 into x raised to power 0. Okay, so the highest power of the variable becomes 2. तो इसीलिए हमारी जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो बन जाता है 2। हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाता है 2। क्लियर, इजी, सिंपल है ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x रेज टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, सो अगर मैं इसकी डिग्री आपसे पूछती हूं तो वो क्या होगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सो यहां पर वेरिएबल क्या है? x, उसकी पावर है 4, यहां पर वेरिएबल है x, उसकी पावर है 2, और यहां पर वेरिएबल है x, उसकी पावर है 0, राइट? सो द हाईएस्ट पावर इज 4, सो डिग्री बिकम्स 4। क्लियर, इजी, ओके। अब अगर एक और एग्जांपल देखें, यहां पर मैं लिख रही हूं 4 रेज टू पावर x, 4 into x रेज टू पावर 5, 7 into x रेज टू पावर 3 प्लस 0 into x रेज टू पावर 10। ठीक है, सो अब आप मुझे यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, वो क्या होगी? क्विक, जल्दी से। एग्जाम्पल आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है 4x रेज टू पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 0 into x रेज टू पावर 10। सो मैंने आपको क्या कहा? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सो यहां पर आप देख सकते हो कि वेरिएबल की पावर क्या है? 5 है, यहां पर आप बोलोगे वेरिएबल की पावर 3 है, और यहां पर आप बोलोगे कि वेरिएबल की पावर 10 है। तो आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर हमारी 10 है। सो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम डिग्री तो हमारी 10 हो गई, है ना, डिग्री हमारी 10 हो गई। लेकिन बच्चे, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, आप इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, आंसर विल ऑलवेज बी 0 ओनली, है ना। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर इज 0। सो यानी कि ये पॉलिनोमियल जो है वो ये वाला है, और अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारी 5 है, तो इसीलिए हमारी डिग्री 5 है, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। यानी कि इस एग्जाम्पल से आपको क्या सीखने को मिला कि जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हमारी डिग्री नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें जर्नल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, तो किसी भी पॉलिनोमियल को बच्चे रिप्रेजेंट किया जाता है p ऑफ x। इसको कैसे रीड किया जाता है? इसको बोला जाता है p ऑफ x, जहां पे x जो है वो हमारे वेरिएबल को दर्शाता है कि हमने हमारा वेरिएबल कौन सा यूज किया है। अगर हम वेरिएबल y यूज करेंगे तो हम लिखेंगे p ऑफ y, यानी कि उसका मतलब है कि हम वेरिएबल y यूज कर रहे हैं। अगर हम वेरिएबल z यूज करेंगे तो हम अपना नाम देंगे p ऑफ z, बिकॉज वो शो करेगा कि z इज द वेरिएबल यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर गिवन पॉलिनोमियल। ओके, सो जर्नल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? an x रेज टू पावर n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 so on up to a2 x square plus a1x plus a0, जहां पर आप देख सकते हैं कि n जो है वो हमारी क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। n is the degree, that means that is the highest power of the polynomial, highest power of the variable, right, highest power of the variable। और हम बोलेंगे कि जो an है इसको लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है, इसको लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है, और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है?
समझ आई ये चीज सभी को? यानी कि अगर हमारी डिग्री n है तो उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हमारी डिग्री 10 है तो उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो हमारी डिग्री 10 नहीं कहलाई जाएगी, फिर हमारी डिग्री कुछ और हो जाएगी, है ना। अगर x रेज टू पावर n के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तब हमारी डिग्री n नहीं होगी, तब हमारी डिग्री फिर कुछ और कहलाई जाएगी, है ना। सो इसीलिए हमेशा जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होती है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड दैट इज नोन एज द लीडिंग कोफिशिएंट। क्लियर, इजी। सो दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ एनी गिवन पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ओके अगर मैं आपको कहती हूं अब आपको मुझे डिग्री 1 का पॉलिनोमियल बताना है तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, राइट। ये हमारे डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपको कहती हूं आप मुझे डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बताइए तो वो आप कैसे लिखेंगे जर्नल फॉर्म में? वो आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो ये हमारी जर्नल फॉर्म कहलाई जाएगी। क्लियर, एंड सो ऑन। डिग्री 3, डिग्री 4 आपकी मर्जी है। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल की। सो जल्दी से क्वेश्चन रीड करिए एंड ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस व्हिच ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल्स। सो हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। सो फर्स्ट पार्ट जो है वहां पे x की पावर तो 1 है लेकिन y की पावर -1 है, सो इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है ना। यहां पर देखिए z की पावर जो है वो 1 है, सो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहां पर x की पावर 2 है लेकिन यहां पर x की पावर -2 है, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर y की पावर 3 है और यहां पर y की पावर 1/2 है ना, रूट y है। सो पावर इज 1/2 एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अब बारी आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो ध्यान से देखिए, अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, यानी डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, जैसे कि x प्लस 2, y प्लस 5, 3u प्लस 4, यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, दैट मीन्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, तो उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, उसे कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है तब उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है तब हम उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके अब ध्यान से देखिए, यहां पे बोल रहे हैं डिग्री 0, उसे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है 2, 3, 5। अब ध्यान से देखना, ये जो नंबर है 2, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, यानी कि ये जो नंबर 2 है ये एक तरीके का पॉलिनोमियल बन गया, ये एक तरीके का पॉलिनोमियल बन गया बिकॉज यहां पर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 0, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है दैट इज 0। सो इसीलिए इस टाइप के पॉलिनोमियल को हमेशा हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, इसको हम हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे जहां पर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0। फॉर एग्जाम्पल अब आप मुझे बताइए √3, अगर मैं आपसे इसकी डिग्री पूछूं तो आप क्या बोलोगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर √3 की डिग्री मैं आपसे पूछ रही हूं, डिग्री ऑफ √3, तो आप क्या बोलोगे? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम इसकी डिग्री ना 1/2 है। अच्छा, डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है बच्चे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के बारे में बात हो रही है, ना कि कांस्टेंट के पावर के बारे में बात हो रही है ना। यहां पर 3 की पावर 1/2 है लेकिन x की पावर तो 0 ही है ना, x की पावर तो 0 ही है। सो दैट मीन्स ये भी हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है, जिसकी डिग्री क्या है भाई? 0 है। क्लियर, जिसकी डिग्री 0 है। ओके डन। ओके अब आप कहोगे कि मैम 0, ये जो नंबर है 0, ये भी तो क्या हो गया?
ये भी तो हमारा एक फिक्स्ड नंबर है, ये भी तो हमारा एक कांस्टेंट है ना, तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं भाई, देख लेते हैं। चलो अब ध्यान से देखना, 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 1, 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 10, या 0 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी वेज, बिकॉज किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है x, उसकी पावर तो फिक्स्ड है ही नहीं, कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 10 है, कभी 100 है, कभी 1000 होगी, कभी 1 लाख होगी, कभी 1 करोड़ होगी, है ना। यानी कि द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब है कि डिग्री जो हमारी यहां पर है वो नॉट डिफाइंड है। हमारी डिग्री जो है दैट इज नॉट डिफाइंड, वो फिक्स्ड ही नहीं है, वो फिक्स्ड ही नहीं है। तो इसीलिए 0 हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो 0 होती है। तो 0 अगर हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है तो उसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाएगा, दैट इज 0 पॉलिनोमियल, दैट इज 0 पॉलिनोमियल। क्लियर? सो 0 को एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज अ 0 पॉलिनोमियल। और कभी भी उसकी डिग्री आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे इट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0 ओनली, है ना। तो यहां पर x की पावर जो है वो फिक्स्ड नहीं है। क्लियर? चलिए, इसी के साथ साथ आई होप ये सारी बातें क्लियर होंगी आपको। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर हुआ है ना। नोट करना है कुछ भी तो नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, राइट। चलो अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की। तो बच्चे ये चैप्टर जो है ना, ये जितना इजी है उतना ही बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो आपको समझना जरूरी है। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और पसंद आए तो जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ओके चलो, सो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। मान लो अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x दैट इज x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। मैं कहती हूं x की वैल्यू 1 पुट कर दो, बिकॉज x इज अ वेरिएबल, तो x की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ, 1 2 3 4 0 -1 -2 कुछ भी पुट कर सकती हूँ। सो मेरे मन में आया कि मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो मैं आपसे पूछती हूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा। उसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हो, यानी कि p ऑफ 1, p ऑफ 1 का मतलब है कि आपने इस x की जगह 1 पुट कर दिया। सो x की जगह आपने 1 पुट किया तो वो हो गया 1 + 2 विच इज 3। सो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है p ऑफ 1 which is 3। क्लियर है? तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि let p ऑफ y इज अ पॉलिनोमियल इन y, यानी कि वेरिएबल हमारा y है और a हमारा कोई भी रियल नंबर है, then the value calculated after putting the value y is equal to a, y is equal to a वैल्यू पुट करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आती है that is known as the value of the polynomial and it is represented by p of a। क्योंकि आपने क्या किया, y की जगह a पुट कर दिया, so p of y बन गया p of a। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। सिमिलरली अगर मान लो मेरा पॉलिनोमियल ये है और मैं आपको कहती हूं कि आप मुझे निकाल के बताइए द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगा कि आपको x की वैल्यू 0 पुट करना है इन दिस पॉलिनोमियल। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 विल बी p ऑफ 0। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 0 पुट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ सभी को? सिंपल इजी है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझ आ रही हैं सारी बातें, राइट। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल।
Q ऑफ y, ये एक पॉलिनोमियल है, आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है. सो यानी कि आपको Q ऑफ 2 कैलकुलेट करना है. तो जल्दी से बताइए, 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस 11. So this will be 3 into 8 minus 8 plus 11, that is 24 minus 8 plus 11, that is 16 plus 11. So Q of 2 बन जाएगा हमारा 27 and this is our answer. That is the value of the polynomial at y is equal to 2 is 27. कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको P ऑफ x दिया गया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. कितना इजी है भाई, ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सो 1 मार्क क्वेश्चंस ऐसे हमारे पास आते हैं. ओके, सो P ऑफ x क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल हमें दिया गया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड यू हैव टू फाइंड आउट P ऑफ 2 प्लस P ऑफ माइनस 2 माइनस P ऑफ 0. तो सबसे पहले ये आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप P ऑफ 2 फाइंड आउट कर लीजिए, यानी कि इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है. सो x की वैल्यू 2 पुट करिए. चलिए x की वैल्यू 2 पुट करिए, क्या आएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 4, 4 4 कैंसिल हुआ, 8 प्लस 12. सो P ऑफ 2 हो गया हमारे पास 20. P ऑफ 2 हो गया 20. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट P ऑफ माइनस 2. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट P ऑफ माइनस 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू माइनस 2 पुट करनी है ना. चलिए, सो x की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे. जल्दी से बताइए आंसर क्या आया आपका. सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4. सो माइनस 8 प्लस 12 प्लस 8, सो 8 8 कैंसिल. सो P ऑफ माइनस 2 हो गया 12. ये हो गया 12. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट P ऑफ 0. सो P ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे. x की वैल्यू 0 पुट करिए. चलिए, सो आंसर क्या हो गया हमारा, P ऑफ 0 हो गया 4. P ऑफ 0 हो गया 4. सो यहां पर बस वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर. सो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 20 प्लस 12 माइनस 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 32 माइनस 4. सो दैट विल बी 28 एंड दिस इज आवर आंसर. ये हमारा फाइनल आंसर है. कितना सिंपल, कितना इजी, कुछ भी नहीं करना. सो ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क पूछे जाते हैं और आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि P ऑफ A का क्या मतलब है. P ऑफ A का मतलब है कि वेरिएबल की जगह आपने वैल्यू A पुट करी है. P ऑफ 0 का मतलब है कि वेरिएबल की जगह वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं एंड योर जॉब इज डन. आपका आंसर आ गया है ना. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट, अब देखो एक एग्जाम्पल समझो. अगर मेरे पास एक ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और मैं कहती हूं कि यहां पर आप x की वैल्यू माइनस 2 पुट करिए, तो आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आया, यानी कि P ऑफ माइनस 2 को क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू माइनस 2, है ना. सो वो क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 2 विच इज 0, यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. सो जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, आपने वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करी पॉलिनोमियल के अंदर सच दैट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, तब उस वेरिएबल को, उस वैल्यू को क्या कहा जाता है, दिस इंप्लाइज x माइनस 2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाया जाता है. देखिए यहां पर क्या लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ P ऑफ y एट y इज इक्वल टू k इज 0, यानी कि P ऑफ k 0 आ गया, यानी कि इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू k इज 0. तो इसका मतलब क्या हो गया
इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू k इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर? सो देन it will be y is equal to k will be the zero of this polynomial. क्लियर हुआ? सो अब यहां पर हमारे पास तीन अलग अलग बातें आ गई हैं. सबसे पहला एक है जीरो, जो कि हमारा होल नंबर होता है, है ना, जीरो. ठीक है. उसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल, जो कि एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री के बारे में अगर बोले तो वो नॉट डिफाइंड होता है. राइट. और फिर आता है हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो बच्चे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जब हम उसे पॉलिनोमियल में पुट करें तब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. ठीक है. जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 4. ठीक है. यहां पर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूं तो मेरा p ऑफ 2 जो है वो जीरो आता है. यहां पर x की वैल्यू में -2 पुट करती हूं तो मेरा p ऑफ -2 भी जीरो आता है. यानी कि यहां से हमें क्या मिला कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है. क्लियर है? सिंपल. अब अगर मैं आपसे पूछती हूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू x, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, आप इसके मुझे जीरोज फाइंड करके बताइए. यानी कि आप वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकाल कर बताइए सच दैट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. आप मुझे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू बताइए सच दैट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. चलो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. ये एग्जाम्पल भूल जाओ. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है. ठीक है. यहां पर आप मुझे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू बताइए सच दैट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. हमें जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने हैं, तो उसका यही मतलब है ना कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू मैं जब पॉलिनोमियल में पुट करूं तब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाए जीरो. सो यानी कि x प्लस 5 जो है वो बन जाए जीरो. यानी कि x की वैल्यू आ गई -5. जब भी आप x की वैल्यू -5 यहां पर पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी जीरो. सो x इज इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. सिमिलरली अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास ये पॉलिनोमियल है x, यहां पर अब आप मुझे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बताइए तो वो क्या होगा. यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू बताइए सच दैट पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए जीरो. यानी पॉलिनोमियल है हमारा x, यानी कि x बन जाए जीरो. सो x की जगह जब आप जीरो पुट करोगे तभी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बनेगी. सो यानी कि इस केस में हमारा x इज इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. क्लियर हुआ? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्लियर हुआ है ना. चलिए, इसी के साथ साथ एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए. फाइंड द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. सो देखो भाई, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू सच दैट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए जीरो. यानी कि 2x प्लस 1 बन जाए जीरो. यानी कि x आ गया -1/2. आप अपना आंसर चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं. आप x की वैल्यू यहां पर -1/2 पुट करिए, आपका क्या आ जाएगा? देखिए, x की वैल्यू -1/2 पुट करिए. चलिए, क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 विच इज 0. आ गई भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो. सो यानी कि दिस इज आवर आंसर, दिस इज द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस कैलकुलेट करने हैं भाई, है ना. ये क्या है? हमारा डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है. यानी कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए जीरो. यानी कि 3x²
प्लस 7x प्लस 2 बन जाए 0। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो अगर आपको ध्यान हो, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चे क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम इसे यूज करते हैं, ठीक है, जिनमें 3 टर्म्स होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस टाइप का और उसके बीच वाले टर्म को अगर हमें ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, तो कैसे किया जाता है? ए और सी का प्रोडक्ट देखते हैं, जो भी आंसर आता है उसके ऐसे टुकड़े करते हैं, उसके ऐसे फैक्टर्स करते हैं सच दैट जो हमारा सम होता है वो बी के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास ए क्या है 3, बी क्या है 7, सी क्या है 2। ए का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3। बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 7। सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म और यहां पर कांस्टेंट टर्म है 2। सो ए बी सी की वैल्यू आई। अब ए और सी का प्रोडक्ट किया 3 into 2 which is 6। 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं सो दैट हमारा सम जो है वो 7 आ जाए। सो आपको पता है 6 into 1 होता है 6 और 6 plus 1 होता है 7। यानी कि इस गिवन पॉलिनोमियल को आपने कैसे ब्रेक कर दिया? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना? ब्रेक कर दिया, बीच वाली टर्म को आपने क्या कर दिया? ऐसे ब्रेक कर दिया, है ना? ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, पहले दोनों टर्म्स में से हम 3x बाहर निकाले तो x प्लस 2 जो है वो बच गया। बाद वाली दोनों टर्म्स में से 1 बाहर निकाले तो x प्लस 2 बच गया। x प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच गया? 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो, बिकॉज 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आना चाहिए, है ना? तो यानी कि या तो हमारे पास आइदर x प्लस 2 0 होगा या फिर 3x प्लस 1 0 होगा। यानी कि x की वैल्यू या तो -2 होगी या फिर -1/3 होगी। यानी कि हमने क्या निकाल दिया? हमारा आंसर आ गया। यानी कि x इज इक्वल टू -2 and x is equal to -1/3 are the zeros of this given polynomial. So आप अपने आंसर में लिख सकते हैं x is equal to -3 और -2, ठीक है, -2 and -1/3 are the zeros of given polynomial. क्लियर, इजी, सिंपल। अब आप चेक करना चाहे कर सकते हैं, आप x की वैल्यू -2 पुट करिए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 ही आएगा। आप x की वैल्यू -1/3 पुट करिए, आंसर 0 ही आएगा। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया, राइट? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में क्लियर हुआ, है ना? अब एक ट्रिक क्वेश्चन है, ये ट्रिक क्वेश्चन बहुत बार 1 मार्क में पूछा जाता है कि जीरोस ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल लीजिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए 1, 2, 3, -1, कुछ भी, ये सारे क्या है? कांस्टेंट नंबर्स हैं एंड दीज आर ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, है ना? ठीक है, सो अगर मैं एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेती हूं, सपोज 2, जिसको मैं लिख सकती हूं 2 into x raised to power 0, है ना? लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, इसका मतलब है मुझे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पता लगानी है सच दैट जब मैं उसे पॉलिनोमियल में पुट करूं तब पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए 0, है ना? यानी कि 2 into x raised to power 0 जो है वो बन जाए 0। अब देखो, x की वैल्यू बच्चे आप कुछ भी पुट करते रहिए, है ना? हमारे पास बेस कुछ भी हो, पावर अगर 0 है तो आंसर 1 ही आता है, लेकिन बेस हमारा 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 raised to power 0 नॉट डिफाइंड होता है।
ठीक है, ये बात याद रखनी है ना। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 1 देती हूं तो ये हो जाएगा 2 × 1 raised to power 0, इसका मतलब ये 2 है, ये तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मैं x की वैल्यू 2 लिख देती हूं तो 2 × 2 raised to power 0, ये 2 ही होगा, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि मेरे पास x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, मेरे पास ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 बन जाए, है ना। यानी कि x की कोई भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसका मतलब है कि इसके जीरोस जो है, जीरोस आर नॉट पॉसिबल, इसके जीरोस पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो आप लिख सकते हैं जीरो ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। ये हमारा आंसर है। x की ऐसी कोई भी वैल्यू हम नहीं लिख सकते कि हमारी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 बन जाए। ओके, चलो। सो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे, ये ट्रिक क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में बहुत बार, 1 या 2 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जीरो पॉलिनोमियल होता है जीरो, जीरो, है ना। ठीक है जी, यही होता है। यानी कि यहां पर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए? तो भाई पॉलिनोमियल तो ऑलरेडी हमारा 0 ही है, तो x की चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर तो अपने आप ही 0 आना है। यानी कि कोई भी वैल्यू पुट करते जाइए, एनी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर अपने आप 0 ही आने वाला है। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपके 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? समझ आ रहा है यहां तक सभी को, है ना? तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में थम्स अप दिखाते रहो कि यस मैम, हमें क्लियर हो रही हैं चीजें, राइट? चलो अब चलते हैं आगे और बात करते हैं डिविजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। देखो, डिवीजन एल्गोरिदम आपके एग्जाम में, मैं पहले ही बता दूं, सीबीएसई बोर्ड से डिवीजन एल्गोरिदम से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे बिकॉज दिस टॉपिक इज डिलीटेड। लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ी बहुत बातें जो है वो समझा रही हूं, तो प्लीज आप ध्यान से एक बारी के लिए सुन लीजिए। देखिए, डिवीजन जब हम करते हैं बच्चे, तो अगर मैं आपको कहती हूं सपोज आप 10 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, लेकिन 4 के टेबल में 10 से छोटा 8 आता है, तो 4 × 2 8 आपने सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर आ गया 2। यानी कि यहां पर ये जो हमारा 10 है इसे कहा जाता है डिविडेंड, 4 को कहा जाता है डिवाइजर, राइट। ये जो हमारा 2 है इसको कहा जाएगा क्वेश्चंट, और इस वाले 2 को कहा जाएगा हमारा रिमाइंडर, क्योंकि ये चीज बची है। सो दिस इज आवर रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो सिमिलरली यहां पर अगर आपने जूनियर क्लासेस में, आपको याद हो तो आपने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था फॉर नंबर्स, आपने डिवीजन एल्गोरिदम फॉर नंबर्स पढ़ा था। तो वो क्या होता था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज आपने पढ़ी थी, है ना? आप चेक करना चाहे चेक भी कर सकते हैं। डिविडेंड है हमारा 10, डिवाइजर है हमारा 4 × 2 + 2। सो यस, 4 × 2 8 + 2 इज 10, हमने चेक कर लिया। सो ये वाला जो डिवीजन एल्गोरिदम है ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है और ये नंबर्स के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर मान लो मैं कोई भी 2 पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करती हूं, तो उस केस में डिवीजन एल्गोरिदम कैसे काम करेगा? ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, मैं उसको एक पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड कर रही हूं, तो डेफिनेटली अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, तो हमें कुछ क्वेश्चंट मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा। यानी कि इस केस में हमारा डिविडेंड क्या है? p ऑफ x, हमारा डिवाइजर क्या है? g ऑफ x, हमारा क्वेश्चंट क्या है? q ऑफ x, और हमारा रिमाइंडर है r ऑफ x। तो हमारे जो डिवीजन एल्गोरिदम बनता है वो सेम इसी तरीके से निकल कर आता है कि p ऑफ x जो है वो बराबर है g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ठीक है, ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम बन गया।
अब अगर नंबर्स के केस में बात करें तो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। इस केस में हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो हमेशा हमारे डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, या फिर जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा 0 होना चाहिए। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमेशा वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। मान लो अगर अभी इस केस में हमारा रिमाइंडर आता है 8, मान लीजिए रिमाइंडर आ जाता है 8, तो अभी हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 8 जो है वो 4 से बड़ा है और 8 जो है वो 4 के टेबल से डिवाइड होता है ना। सो हमेशा हम यही चीज बोलते हैं। छोटे बच्चों को जब हमने फर्स्ट टाइम डिवीजन सिखाया था तो हमने उन्हें यही बोला था कि बच्चे या तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका वो फाइनल करेक्ट आंसर आ गया है। आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा आना चाहिए। सो इस केस में भी अगर पॉलिनोमियल्स के केस में हम बात कर रहे हैं तो हम यही बोलेंगे कि या तो हमारा रिमाइंडर 0 हो, आइदर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो, या फिर हमारा रिमाइंडर जो है हमारे डिवाइजर से छोटा हो। अब पॉलिनोमियल्स के केस में छोटा बड़ा कैसे पता लगाएंगे, है ना। पॉलिनोमियल्स के केस में उनकी डिग्री की मदद से पता लगाएंगे कि वो छोटा है या बड़ा है। अब लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। तो डिग्री बड़ी तो पॉलिनोमियल भी बड़ा, डिग्री छोटी तो पॉलिनोमियल भी छोटा। तो यानी कि इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारी डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो हमारे डिग्री ऑफ डिवाइजर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। सो ये हमारा क्या बन गया है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स बन गया है। क्लियर है, दिस इज द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। क्लियर, इजी, समझ आया। अब एग्जाम में हमसे डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर एज अ स्टेटमेंट फॉर्म लिखी हुई हैं, आप रीड करना चाहे कर सकते हैं। ये डिवीजन के लिए नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले ही बता रही हूं। सीबीएसई से डिवीजन वाले क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अब हमें सीधा बात करनी है रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें डिवाइड करना हमने क्लास 8th में सीखा है और हम बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं, बट ये डिवाइड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें इन पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आप भूल भी गए हो तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज दिस पोर्शन इज डिलीटेड, ओके। लेकिन हमें रिमाइंडर थ्योरम समझना है। तो देखो, अगर मान लो मैं आपको डिवाइड करने को कहती हूं तो आप इतना बड़ा बड़ा लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे और फिर आप रिमाइंडर जो भी निकलेगा वो मुझे बताओगे। लेकिन बिना डिवाइड करे अगर मैं आपको कहती हूं कि बच्चे मुझे रिमाइंडर बता दो, तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करोगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनना, कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x और उसको मैं डिवाइड कर रही हूं x माइनस a से, यानी कि उसको मैं डिवाइड कर रही हूं एक लीनियर पॉलिनोमियल से। सो ध्यान देना है कि रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा जो हमारा डिवाइजर होता है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि वो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होना चाहिए। और यहां पर हमारी डिग्री कुछ भी हो सकती है, यहां पर हमारी डिग्री ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस a यानी कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रही हूं, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ a, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये a कहां से आया, ये a, ये x की वैल्यू जो a आई है ये कहां से आई, ये आई है यहां से, ये आई है यहां से। यानी कि हमने क्या निकाला, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन समझिए, हमारे पास यहां पर p ऑफ x क्या है, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। हम क्या कर रहे हैं, p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से। तो हमें क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि x की ऐसी वैल्यू निकालनी है सच दैट पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1। अब इसी x की वैल्यू 1 को आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर सकते हैं, यानी कि बाय रिमाइंडर थ्योरम
बाय रिमाइंडर थ्योरम आप क्या बोल सकते हो कि हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट कर दीजिए 1. सो 3 इंटू 1 रेज टू पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1. सो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1. सो यानी कि रिमाइंडर हो गया हमारा -5 एंड दिस इज आवर आंसर. ये हमारा फाइनल आंसर है. क्लियर है? सो बिना डिवाइड करे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आपने बहुत इजीली रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए आपका जो डिवाइजर है वो हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए. यानी कि अगर मैं कभी आपको कहती हूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² प्लस 4x प्लस 1 और अगर इस पॉलिनोमियल को मान लो मैं x² प्लस 2 से डिवाइड कर रही हूं, तो इस केस में बच्चे आप लीनियर पॉलिनोमियल इस केस में आप रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं कर सकते. हम यहां पर वी कैन नॉट यूज रिमाइंडर थ्योरम, हम यहां पर रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं कर सकते. क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो हमारा डिवाइजर है ये इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है. दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल. रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए हमेशा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए डिवाइजर में. तो यहां पर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं कर सकते. ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है. सो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं प्लीज साइड बाय साइड इन्हें नोट करते रहिए. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की. तो फटाफट से जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का. What is the remainder if p of x is divided by x minus 2? So हमारे पास पॉलिनोमियल है p of x. This is the polynomial. इस पॉलिनोमियल p of x को हम डिवाइड कर रहे हैं x minus 2 से. तो सबसे पहले तो यहां पर इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है. यानी कि x की ऐसी वैल्यू बतानी है सच दैट पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए 0. यानी कि x हो गया हमारा 2. x की वैल्यू आ गई 2. अब इसी x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे. सो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 हो जाएगा, है ना. सो यानी कि 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 8 प्लस 4 प्लस 1. सो ये हो गया हमारे पास 13 एंड दिस इज आवर आंसर. ये हमारा आंसर है. तो देखिए बिना ज्यादा कुछ मेहनत किए रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से हमारा बहुत ही आसानी तरीके से रिमाइंडर आ गया. राइट, चलिए अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x. देखो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल है हमारा x² माइनस 2x प्लस 3. इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को हम डिवाइड कर रहे हैं x से. सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहां पर डिवाइजर है इसकी डिग्री 1 है. यानी कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. तो हम बहुत आराम से रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं. तो चलिए करिए. सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालिए. यानी कि x की ऐसी वैल्यू सच दैट पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए 0. और पॉलिनोमियल क्या है हमारा, यहाँ पर x है. यानी कि x की वैल्यू आ गई 0 और इसी x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए. यानी कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, कितना सिंपल काम हो गया. बाय रिमाइंडर थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर आ गया हमारा p ऑफ 0. दैट मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3. सो रिमाइंडर बन गया 3 और यही हमारा फाइनल आंसर है. दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर, इजी, सिंपल, समझ आया सभी को, है ना. चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की. रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. प्लीज इन्हें ध्यान से समझिए और दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं. अच्छा देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ये. ठीक है, मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही हूं बाय x प्लस 1. ठीक है, इससे डिवाइड कर रही हूं. तो मैं कहती हूं आप मुझे रिमाइंडर बताइए. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है. सो आप मुझे रिमाइंडर अगर बताइए तो वो कैसे बताएंगे. सबसे पहले तो आप इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे. यानी कि x की ऐसी वैल्यू निकालेंगे सच दैट पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाए 0. यानी कि x की वैल्यू आ गई -1.
इस x की वैल्यू -1 को आप पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, है ना जी, करेंगे। सो यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ -1। सो रिमाइंडर हो गया हमारा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। सो ये हो गया 1 - 2 प्लस 1। सो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिला कि अगर आप p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो, सो योर रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, समझो, ध्यान से समझो, अगर मैं कभी भी x को 6 को 2 से डिवाइड करती हूं तो आप जानते हैं कि उस केस में हमारा रिमाइंडर आएगा 0। उस केस में हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूं, यहां से मैं बोल सकती हूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, या फिर मैं बोल सकती हूं कि 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। बोल सकती हूं ना। सिमिलरली यहां पर हमारी फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है, अब ध्यान से समझना, कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस ए से, और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 आती है, यही मतलब है ना। रिमाइंडर का क्या मतलब है कि p ऑफ -1 0 है, रिमाइंडर का मतलब है p ऑफ a 0 है। सो अगर कभी भी रिमाइंडर 0 आता है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। या फिर इसका उल्टा यहां पर समझिए कि अगर मैं कहती हूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं कहती हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, इसका मतलब है कि अगर 6 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। सो यानी कि यहां पर और अगर हमें दिया हुआ है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन हमारा रिमाइंडर 0 है, यानी कि देन p ऑफ a हमारा 0 है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई है, आप समझिए, रीड करिए। क्लियर, समझ आया व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम? यहां से क्लियर हुआ। रिमाइंडर थ्योरम से ही ये सेम चीज निकल कर आ रही है कि अगर रिमाइंडर 0 है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर हमें दिया गया है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो अगर आप p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि भाई रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो यहां पर भी रिमाइंडर यानी कि p ऑफ a 0 आ गया। तो यही हमारा फैक्टर थ्योरम है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? साइड बाय साइड नोट करते रहिए, जितनी चीजें नोट करनी है, जो मैं यहां पर लिख रही हूं नोट करना है, करते रहिए। ओके, चलिए, तो इतना सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स, ये जो दो पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए हैं, इसका क्या है, वो एक फैक्टर है, देन यू हैव टू प्रूव दिस। तब आपको ये चीज क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए, आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, मान लीजिए p ऑफ x आपका ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस px माइनस q, और f ऑफ x आपका एक और पॉलिनोमियल है, दैट इज x स्क्वायर प्लस rx माइनस t। आपको बोला जा रहा है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और इसी के साथ साथ आपको बोला जा रहा है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, राइट, ये बोला जा रहा है। सो अभी हमने फैक्टर थ्योरम के हेल्प से देखा कि अगर कभी भी x माइनस ए फैक्टर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, देन द रिमाइंडर इज 0, यानी कि देन p ऑफ a इज 0। सो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज p ऑफ a इज 0, और यहां पर f ऑफ a इज 0 बाय फैक्टर थ्योरम। आप ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, बाय फैक्टर थ्योरम। ओके, राइट। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि p ऑफ x ये है, तो यहां पर x की वैल्यू a पुट करनी है। सो a स्क्वायर प्लस pa माइनस q इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पर f ऑफ a 0 है, सो a स्क्वायर प्लस आर ए माइनस टी इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन सी कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये 0 के बराबर है, तो यानी कि ये आपस में भी इक्वल होंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस पी ए माइनस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर ए माइनस टी. सो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा यहां पर. अब क्या आ गया, पी ए माइनस क्यू इज इक्वल टू आर ए माइनस टी. ठीक है, सो पी ए माइनस आर ए दिस इज इक्वल टू माइनस टी प्लस क्यू. सो यहां से a कॉमन लिया, p माइनस आर विच इज इक्वल टू q माइनस टी. सो a हो गया q माइनस टी अपॉन p माइनस आर. हमें प्रूव क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से -1 कॉमन लिया अगर, सो माइनस कॉमन लिया, सो ये बन गया t माइनस क्यू अपॉन माइनस कॉमन लिया, ये बन गया r माइनस पी. माइनस माइनस कैंसिल, सो a आ गया t माइनस क्यू अपॉन r माइनस पी, और यही हमें प्रूव करना था. सो हेंस प्रूव्ड. यही हमें दिखाना था, देखिए हमने दिखा दिया. कितना सिंपल. सिर्फ और सिर्फ यहां पर हमने फैक्टर थ्योरम का यूज किया एंड वी गॉट आवर आंसर. क्लियर. सो वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में 2 मार्क 3 मार्क में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ओके, चलो नेक्स्ट देखिए. ऐसे क्वेश्चंस भी 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं. Find the value of k if x minus 1 is a factor of this polynomial. हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, और हमें बोला जा रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से x की वैल्यू आएगी 1, है ना. सो बाय फैक्टर थ्योरम हमारा p ऑफ 1 जो है वो हो गया 0 के बराबर. राइट. सो बस सिंपल है, पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करिए. चलिए जल्दी से. सो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज 4 माइनस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0. ये कैंसिल हो गया. सो यहां से k की वैल्यू आ गई 3 एंड दिस इज आवर आंसर. ये हमारा आंसर है. सिंपल इजी, राइट. चलिए अब बात करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की. अभी अभी हमने देखा फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस बच्चे बहुत आते हैं एग्जाम में. फैक्टराइजेशन का मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया है आप उसको उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में बांट रहे हो, फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे हो, है ना. जैसे अगर मुझे 6 के फैक्टर्स में ब्रेक करना है तो मैं लिखूंगी 2 इंटू 3. अगर मैं 12 को फैक्टर्स में ब्रेक करना चाहूं तो 3 इंटू 2 इंटू 2 मैं ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक कर सकती हूँ. सिमिलरली अगर मुझे इस पॉलिनोमियल को फैक्टर्स में ब्रेक करना है तब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हेल्प लेंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए ही यूज होती है, क्योंकि यहीं पर ही हमारे पास मिडिल वाली टर्म, बीच वाली टर्म मिलती है ना. मिडिल टर्म का मतलब है बीच वाली टर्म. सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, उसको ब्रेक करना है. सो सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल्स के लिए ही हम काम करेंगे जहां पर a और c का प्रोडक्ट किया, उसके जो भी फैक्टर्स आएंगे उसका ऐसा सम करना है सो दैट वो सम जो है वो b के बराबर होना चाहिए. ठीक है. सो यहां पर देखिए पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24. सो आप देख सकते हैं हियर a is equal to 1, b is equal to minus 10 and c is equal to 24, है ना. a और c का अगर हमें प्रोडक्ट करना है यानी कि 1 into 24 that is 24. अब 24 को ऐसे ब्रेक करना है सो दैट हमारा सम जो है वो b यानी कि -10 के बराबर होना चाहिए. सो आप देख सकते हैं कि -12 into 2 करने पर आंसर आता है. आंसर क्या आता है, देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा -12 इंटू 2 करेंगे तो मैम -24 आ रहा है, लेकिन -12 और 2 को ऐड करने पर तो -10 आ रहा है.
लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये तो हमारा सही है, बट हमें प्रोडक्ट जो है वो 24 चाहिए, हमें -24 नहीं चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, हमें प्रोडक्ट 24 चाहिए। तो देखिए 6 × 4 होता है 24, सो -6 × -4 कर दीजिए, वो हो गया 24, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली -6 को अगर आप -4 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर आ गया -10। सो हमारा काम बन गया, यानी कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है, हमने इसे कैसे ब्रेक कर दिया, हमने कैसे स्प्लिट कर दिया। देखिए हमने स्प्लिट कर दिया x² -6x -4x + 24। सो पहले दोनों टर्म्स में से अगर x कॉमन लिया तो x -6 बच गया, यहां से -4 कॉमन लिया तो x -6 बच गया, और x -6 अब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, x -4, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल को हमने ऐसे क्या कर दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया, फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। ओके क्लियर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सभी को समझ आया। एक क्वेश्चन से अगर इतना समझ नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यार, और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्या चिंता है ना। चलो आ जाओ। सो अब हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 6x² + 17x + 5। सो हियर A is equal to BC क्या होगा, देखिए हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, है ना। सो A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे क्या है 6, B है कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 17, C क्या है कांस्टेंट टर्म यानी कि 5, A और C का प्रोडक्ट 6 × 5 दैट इज 30। 30 के ऐसे फैक्टर्स बनाइए सो दैट योर सम इज B दैट इज 17। सो 15 × 2 इज 30 एंड 15 + 2 इज 17। हो गया काम, यानी कि हमारा ये जो पॉलिनोमियल है हमने उसे कैसे ब्रेक कर दिया भाई, कैसे ब्रेक कर दिया, 6x² + 15x + 2x + 5। सो आप देख सकते हैं पहले दोनों टर्म्स में से आप 3x कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बच गया 2x + 5। इन दोनों में से आप 1 कॉमन लेंगे तो 2x + 5 ही बचेगा। फिर उसके बाद ये पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई, तो आपके पास बच गया 3x + 1, 3x + 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, क्लियर है, समझ आया सभी को, है ना। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चंस, भाई ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और ये रूट वाले क्वेश्चंस में तो सबके पसीने जो छूटते हैं ना, अब नहीं छूटेंगे, ध्यान से समझो। देखो √3x² + 11x + 6√3, क्या दिक्कत है, कंपेयर करिए, ए बी सी की वैल्यू बताइए, चलिए इसके साथ कंपेयर करिए, ए बी सी की वैल्यू बताइए क्विक। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि x² के साथ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 11, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि 6√3। ठीक है, ए और सी का प्रोडक्ट यानी कि √3 × 6√3। इर्रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई करने आते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा है। सो √3 × √3 क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18, 6 × 3 इज 18, है ना। आप जानते हैं √x × √x हमेशा x के बराबर ही होता है, राइट, ये हम जानते हैं, है ना। अब आप देखिए 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं सच दैट हमारा सम जो है वो 11 हो जाए, सिंपल। 9 × 2 इज 18 एंड 9 + 2 बन गया 11, कितना आसान। सो हमने इस पॉलिनोमियल को कैसे ब्रेक कर दिया, देखिए √3x² + 11x + 6√3, हमने क्या लिख दिया, √3x² + 9x + 2x + 6√3। अब ध्यान से समझिए, इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं √3x कॉमन लूं तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा 3√3। कैसे, देखिए कॉमन निकालने का बच्चे मतलब क्या होता है, 2x + 4, मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है, मैं कहती हूं इस पूरे एक्सप्रेशन में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। टेकिंग आउट कॉमन का क्या मतलब है, अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बच गया x, यहां पर क्या बच गया 2,
इसका मतलब है कि अगर आप 2 कॉमन निकाल रहे हो तो आप इस टर्म को भी 2 से डिवाइड कर रहे हो और इस टर्म को भी 2 से डिवाइड कर रहे हो, तब जाकर आपके पास ये आंसर आया, है ना। तो यहां पर भी अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं √3x कॉमन निकाल रही हूं तो इसका मतलब है कि √3x² को मैं √3x से डिवाइड कर रही हूं प्लस 9 को भी मैं 9x को भी मैं √3x से डिवाइड कर रही हूं, ठीक है। तो यहां से √3 कैंसिल, x कैंसिल, यहां पे बच गया x, यहां पे x कैंसिल, अब 9/√3। देखिए 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू √3 लिख सकते हैं, अपॉन √3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। √3 कैंसिल, बच गया 3√3, तो इसीलिए यहां पर लिख दिया 3√3। कोई दिक्कत? समझ आया कि कॉमन निकालने का मतलब क्या है? कॉमन निकालने का मतलब है कि उस पूरे एक्सप्रेशन को आप उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूं तो यहां पर बच गया x और यहां पर बच गया 3√3, ठीक है जी। अब ये पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई तो हमारे पास बच गया √3x + 2 और यही हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर? समझ आया सभी को? सो रूट वाले क्वेश्चंस में हमेशा कॉमन निकालने में दिक्कत होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। डिवाइड करके रफ कॉलम में डिवाइड करके कर लो यार, क्या दिक्कत है? टीचर ने या आपके किसी दोस्त ने बेइज्जती थोड़ी करनी है। रफ कॉलम किसको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना किसी को, तो रफ कॉलम में कर डालो यार, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ एक और क्वेश्चन पे। अब ये भी हमारा रूट वाला क्वेश्चन है। सो x² + 3√2x + 4। यहां पर हमारे पास a है 1, b है 3√2, c है 4। सो a और c का प्रोडक्ट किया, वो आ गया 4। अब 4 को ऐसे ब्रेक करना है सो दैट हमारा सम आ जाए 3√2। देखिए 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2, ठीक है, और इसको मैं लिख सकती हूं 2 × √2 यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 2√2 × √2 लिख सकते हैं। मैंने इसको √2 में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे सम में चाहिए √2, तो √2 कैसे आएगा? जब मैं 2 को ब्रेक करके लिखूंगी √2 × √2, है ना। 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 × √2, बिल्कुल लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। ठीक है, सो यानी कि 4 कैन बी रिटन लाइक दिस। अब अगर मैं 2√2 + √2 करती हूं तो वो आ गया 3√2। यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। हो गई ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलिए, सो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है x² + 3√2x + 4, इसको हमने कैसे ब्रेक करके लिख दिया? इसको हमने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। अब यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, आपके पास बच गया x + 2√2। यहां से आप √2 कॉमन लीजिए, सेम वही चीज। देखिए √2x + 4 में से आप √2 कॉमन ले रहे हैं, यानी कि आप उसके हर एक्सप्रेशन को √2 से डिवाइड कर रहे हैं। आप उसके हर एक्सप्रेशन को √2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो ये कैंसिल हो गया, बच गया x। अब देखिए 4/√2 है। 4 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि 2√2 × √2 अपॉन √2। √2 कैंसिल, बच गया क्या? 2√2। बच गया क्या? 2√2। ये आ गया, ये आ गया, यानी कि x + 2√2। ठीक है जी, क्लियर है? ये सारा काम रफ कॉलम में हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा काम रफ कॉलम में, रफ वर्क है हमारा, ठीक है। उसके बाद x + 2√2 × x + √2, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। सिंपल। सो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर हो रहा है हमें, है ना? क्लियर हो रहा है, राइट? चलो जी, अब बात आती है इस चैप्टर के आखिरी कॉन्सेप्ट की, आखिरी टॉपिक की, दैट इज द अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। तो देखो, सबसे पहली चीज बच्चे, एग्जाम में फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है फैक्टराइजेशन करने में।
मैं हर बार बच्चों को यही समझाती हूं कि सबसे पहले पॉलिनोमियल को देखते ही ये सोचो कि उस पूरे पॉलिनोमियल में से आप कुछ कॉमन निकाल पा रहे हो या नहीं। टेकिंग आउट कॉमन, ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉर फैक्टराइजेशन। अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया, आप फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। टेकिंग आउट कॉमन, अगर पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम रीग्रुपिंग करके कुछ ग्रुप्स में बांटकर अपने एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकला, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकला, हमारा काम बन गया ना। ठीक है, सो रीग्रुपिंग एंड देन टेक आउट कॉमन। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड स्टेप कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम यूज कर पा रहे हैं, तो वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करना है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, और सबसे एंड में आना है आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की तरफ। सबसे एंड में आप अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और अपने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो सेकंड स्टेप पर आइए, रीग्रुपिंग करने के बाद कुछ कॉमन निकालिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सीधा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं लग पा रही है तब आप अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर आएंगे। सीधा अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर मत कूद पड़ना। ठीक है, चलिए अब हमारी कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद करनी है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो कि बहुत कॉमन है, हम क्लास 8th में पढ़ते हुए आए हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। रटने की जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर का बच्चे मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, है ना। तो सिमिलरली x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ब्रैकेट्स तो हमें मल्टीप्लाई करनी आती ही है, ब्रैकेट्स तो हमें मल्टीप्लाई करनी आती ही है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बन गया, बन गया। रटने की कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना। सिमिलरली अगर मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना है सो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कर देंगे, अपने आप हमारा काम बन जाएगा। सो कुछ भी रटना नहीं है, सारी चीजें समझ समझ कर हो जाएंगी, है ना। चलो नेक्स्ट आती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में भी यूज होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, ये जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है बच्चे, ये कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही है। ये क्या है भाई, हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही है, ये और कुछ नहीं है, दिस इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहां पर बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है और हमारा सेकंड टर्म जो है वो डिफरेंट है, वो हमारा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमें बोला जाए कि 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5, तो हमारा फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, आइडेंटिटी नंबर 4 का हम यूज करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर फर्स्ट टर्म सेम है और सेकेंड टर्म अलग है। ओके, चलिए, तो ये 4 आइडेंटिटीज तो हम ऑलरेडी हमारी क्लास 8th में पढ़कर आए हैं। अब क्लास 9th में हमें क्या नया पढ़ना है, वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। चलो इसकी वैल्यू मुझे बताइए तो क्या होगा। देखो ये आइडेंटिटी हमें लगानी है, तो यहां पर आप बोल सकते हो हियर x की जगह a दिया गया है, y की जगह b दिया गया है और z की जगह हमें क्या दिया गया है भाई, z की जगह हमें दे दिया गया है उन्होंने माइनस सी।
क्योंकि दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना। सो x की जगह a है, y की जगह b है और z की जगह माइनस सी है। सो बस यही अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज होगी, लेकिन यहां पर वैल्यूज बस चेंज हो जाएंगी। सो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca एंड दिस इज आवर आंसर। सो आपको आइडेंटिटीज को बच्चे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना आना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना आना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि आइडेंटिटी ये है, लेकिन उसके बेसिस पर आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऐसे टाइप के। ओके, सो दीज आइडेंटिटीज आर इंपॉर्टेंट, इनको नोट करते रहिए, याद करते रहिए। ओके, चलिए, और याद करने का ना एक सिंपल सा तरीका है, बिना देखे लिखते रहो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप याद हो जाएंगी चीजें, है ना। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब, दैट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट आता है x माइनस वाई का होल क्यूब, तो जहां जहां पर कहीं पर भी प्लस वाई था वहां पर माइनस वाई लगा दीजिए, माइनस वाई क्यूब माइनस वाई सब सेम है। जहां कहीं पर भी प्लस वाई था वहां पर माइनस वाई लगा दीजिए। देखिए, हमेशा हमें प्लस वाली आइडेंटिटी याद करनी होती है, माइनस वाली आइडेंटिटी अपने आप बन जाती है। कैसे बन जाती है, देखिए, अगर मेरे को ये लिखना है तो मैं इसे लिख सकती हूं ऐसे, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, बिल्कुल लिख सकती हूं, है ना। सो मुझे इसी आइडेंटिटी में बस क्या करना है, मुझे इसी आइडेंटिटी में बस x की जगह तो x ही लिखना है, लेकिन y की जगह मुझे बस माइनस y लिखना है ना। यही तो फर्क है। चलो, तो x की जगह x लिखिए और y की जगह हर जगह जहां पर भी y आ रहा है वहां पर माइनस y लिख दीजिए। ठीक है, सो हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई, देखिए, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या बन गया, वो बन गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ओके, सो आप देख सकते हैं ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी बन गई, ये सेम अलजेब्राइक आइडेंटिटी बन गई। अब आप इसी ब्रैकेट को अगर ओपन अप कर दें, दैट इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस विल बी प्लस 3xy स्क्वायर। तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज बच्चे क्रैम करने की, रटने की जरूरत नहीं है। मैथ्स की पता यही खासियत है, दैट यू डोंट हैव टू क्रैम एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, और अपने आप चीजें याद भी हो जाएंगी, प्लस क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चलिए, सो ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज याद हुई। टोटल 7 आइडेंटिटीज अभी तक हमने पढ़ी हैं और वो सारी आई होप आपको याद हो गई होंगी, है ना। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, विच इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर यही आइडेंटिटी, मैंने आपको पहले भी बताया, प्लस वाली आइडेंटिटी याद करिए, माइनस वाली अपने आप याद हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी बनानी है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, मैं इसको लिख सकती हूं एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब, यानी कि इसी आइडेंटिटी में आप x की जगह x पुट करेंगे और बस y की जगह आप हर बार माइनस y पुट कर देंगे। जहां पर भी y दिख रहा है वहां पर माइनस y पुट कर दीजिए। चलिए, तो क्या बन गया, x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या बन गया आपका, देखिए, x प्लस माइनस y की जगह माइनस y पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस वाई प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। ओके, सो ध्यान से देखिए अब क्या बना, ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमारी अलजेब्राइक आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी है। यही हमारी अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, देखिए यही है ना, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो हमेशा प्लस वाली आइडेंटिटीज याद करिए, माइनस वाली अपने आप बन जाएंगी, है ना। चलो, नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है, आखिरी आइडेंटिटी है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है,
लास्ट आइडेंटिटी दैट इज आइडेंटिटी नंबर 10, वो क्या बन जाती है हमारे पास? चलो तो सबसे पहले एक बारी मैं ये फिर से लिख देती हूं यहां पर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, ओके। अब ये जो आखिरी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 10, ये क्या कहती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। और इसी आइडेंटिटी से निकलकर एक रिजल्ट भी आता है जो कि हमें याद करना है, और वो रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, याद हो गई? ओके। अब इसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको कहती हूं इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, यानी कि 3 ऐसे टर्म्स हैं जिनका सम 0 आ रहा है, देन इस आइडेंटिटी का यूज करिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या हो जाता है? x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय इतनी बड़ी ब्रैकेट, यानी कि 0 इंटू कुछ भी लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो 0 है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, आंसर तो 0 ही निकल कर आएगा। यानी कि इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने सीखा, वो हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी 3 टर्म्स ऐसे हैं जिनका सम 0 है, कोई भी 3 टर्म्स ऐसे हैं जिनका सम 0 है, देन उनके क्यूब्स का सम जब हम करेंगे, उनके क्यूब्स का सम यानी कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब जब हम करेंगे तो 3xyz के वो बराबर होगा। ये हमारा रिजल्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है -10 का क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब। अब आप क्या कहोगे कि मैम सबसे पहले तो -10 का क्यूब निकालेंगे, दैट इज -10 इंटू -10 इंटू -10, फिर 6 का क्यूब निकालेंगे, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। अभी जो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं और उनका सम करने पर आंसर 0 आता है, अगर उनका सम करने पर आंसर 0 आता है, देन उनके क्यूब्स का जो सम होगा, उनके क्यूब्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 3 इंटू xyz, यानी कि 3 इंटू -10 इंटू 6 इंटू 4, दैट इज -30 इंटू 24। सो 24 इंटू 3 दैट इज 12 एंड दिस इज 72। सो -720 दिस इज आवर आंसर। सो बिना ज्यादा कुछ मेहनत किए, बिना ज्यादा कुछ कैलकुलेशन किए, हमने इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज किया एंड वी गॉट आवर आंसर। क्लियर है? इजी, सिंपल, राइट? समझ आया सभी को, है ना? चलिए, अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, हमें दिख रहा है कि हमें फैक्टराइज करना है, ये जो बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन दिया गया है इसको फैक्टराइज करना है, और मैंने आपको बताया कि फैक्टराइज करने के लिए आपको सबसे पहले सोचना है कि क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं, है ना? नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या रीग्रुपिंग करने के बाद कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं? वो भी नहीं कर पा रहे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता, तो अब हमें कोई अलजेब्राइक आइडेंटिटी ही सोचनी पड़ेगी। तो यहां पर पहले तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम यहां पर तो q माइनस आर का होल क्यूब, यानी कि आप x माइनस वाई होल क्यूब आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, जो कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई होती है। आप उसका यूज कर सकते हैं।
सकते हो। लेकिन मैं कहूंगी कि बच्चे नहीं, हम इस आइडेंटिटी का भी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप यहां पर सीधा देखिए कि आपको 3 टर्म्स के क्यूब्स का सम दिया गया है, यानी कि यहां पर आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के बारे में दिया गया है। तो यानी कि आप वही रिजल्ट यूज करेंगे। हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे? देखो, हमें दिख रहा है कि मैं इसको लिख सकती हूं p इंटू क्यू माइनस आर का क्यूब। इसको लिख सकती हूं ऐसे, है ना, लिख सकते हैं, प्लस q इंटू आर माइनस पी का क्यूब, बिल्कुल, प्लस r इंटू पी माइनस क्यू का क्यूब। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये 3 टर्म्स के क्यूब के सम के बारे में बात हो रही है, यानी कि वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ अ रिजल्ट। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इन तीनों टर्म्स का सम जो है वो 0 के बराबर आता भी है या नहीं। हमें चेक करना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस आर क्यू। सो देखिए, पी क्यू कैंसिल हो गया, पी आर कैंसिल, क्यू आर कैंसिल। सो यानी कि सम बन गया 0। Whenever the sum of three terms is 0, 3 टर्म्स का सम अगर 0 आ जाता है, we can use this result, है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं कि this implies इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 3 इंटू पी इंटू क्यू माइनस आर, Q इंटू आर माइनस पी एंड R इंटू पी माइनस क्यू। यानी कि हमारा आंसर हो गया 3PQR इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी इंटू पी माइनस क्यू। ये हमारा आंसर है। यानी कि इस गिवन एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया? ऐसे फैक्टराइज कर दिया, है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। कितना सिंपल है। सो इस रिजल्ट से काम कितना इजी हो गया। अगर आप ये वाली अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करने बैठते तो काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल हो जाता, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जब भी कभी 3 टर्म्स के क्यूब के सम के बारे में बात हो रही है तो हमेशा सोचिए कि क्या हम इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो फिर कुछ और सोचिए। ओके, चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो क्या पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। रीग्रुपिंग करने के बाद कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या यूज कर सकते हैं? चेक करिए। चलिए, सो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 6 माइनस 1/6, है ना। सो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूं इसके साथ, अगर इसके साथ कंपेयर करती हूं तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? हियर a इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के साथ 1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है, और c क्या है? माइनस 1/6। तो अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग क्या बोलना है कि a और c का प्रोडक्ट, यानी कि 1 इंटू माइनस 1/6 विच इज माइनस 1/6। माइनस 1/6 को आपको ऐसे ब्रेक करना है सो दैट योर सम बिकम्स b, दैट इज 1/6। अब ये सोचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है ना। ऐसे सोचना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम फिर कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो जब भी कभी आपको दिखे कि आपका कोई भी कोफिशिएंट, यानी कि a b c कोई भी अगर फ्रैक्शन में दिया गया है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है b और c आपके फ्रैक्शंस हैं, रैशनल नंबर्स हैं, तो आप LCM ले लीजिए ताकि आप अपने काम को आसान कर पाए। तो यही सेम जो पॉलिनोमियल है, अब आप इसे कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 6 माइनस 1/6, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, जो कि आया आपका 6। आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, है ना। सो क्या हो गया? यहां पर ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, दैट मीन्स 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1।
अब देखिए, अब ये आपका जो है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प से फैक्टराइज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, है ना। ठीक है, सो यानी कि अब हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर अब मैं इसको इरेज कर देती हूं, ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रही हूं, ठीक है। राइट, सो अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है 6x² प्लस x माइनस 1, यहां पर a हमारा 6 है, b हमारा 1 है और c हमारा -1 है। a और c का प्रोडक्ट करना है तो 6 इंटू -1 दैट इज -6। -6 को ऐसे ब्रेक करना है सो दैट योर सम बिकम्स 1, है ना। सो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 इंटू 3 इज -6 एंड -2 प्लस 3 इज 1। हो गया काम। यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है 6x² प्लस x माइनस 1, दिस कैन बी रिटन एज 6x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 1। सो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं तो 3x माइनस 1 बच गया। यहां से आप +1 कॉमन ले सकते हैं तो 3x माइनस 1 बच गया। अब फिर से अगर आप 3x माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 1 बच गया। यानी कि दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन लाइक दिस, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, भूलना नहीं है, हमारा फाइनल आंसर ये नहीं है, हमें फाइनली इसको फैक्टराइज करना था। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 इंटू 3x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल था इसका फैक्टर्स 3 फैक्टर्स आए हैं, एक 1/6, एक 3x माइनस 1 और एक है 2x प्लस 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप बच्चे आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके पास मौका है, आप इस वीडियो को बार बार जितनी बार देखना चाहे देख सकते हैं। प्लस आप अपने डाउट्स, जो भी कंफ्यूजन है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। प्लस इसी के साथ साथ आप ढेर सारे बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी सॉल्व करिए, डिफरेंट बुक्स में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। आप अपने RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी बुक प्रेफर करना चाहते हैं वहां से बुक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बिकॉज जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहिए, सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक बार देख कर लिखिए अपनी नोटबुक में और एक बार बिना देखे लिखिए, सो दैट आपको वो याद हो जाए और उन पर बेस्ड ऐसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज का सेशन बच्चे हमारा यहीं पर फिनिश होता है एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो bye bye, take care and thank you and we will meet very very soon in some other session। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए and अपनी सेहत का ध्यान रखिए। So all the very best, bye bye, take care।